सुधाकर प्रियदर्शी, आज रालोसपा का सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं रालोसपा के अध्यक्ष महोदय, रालोसपा के जितने सारे कार्यकर्ता हैं उनको न्यूज़ स्पीकर बधाई देता है इस ऑफिस के उद्घाटन समारोह में। आइए अब जानते हैं कि रालोसपा के सदर विधायक प्रत्याशी श्री निर्मल कुशवाहा जी के पास कौन सा ऐसा शगुफा है, कौन सा ऐसा कार्यशैली है, कौन सा ऐसा बात है जिसके आधार पर वो अपनी जीत का दावा सुनिश्चित करते हैं। सर्वप्रथम तो न्यूज़ स्पीकर टीम जो है आपके इस कार्यालय के उद्घाटन के लिए आपको बधाई देती है, पूरे कार्यकर्ताओं को बधाई देती है। आपसे 2-3 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि आपके पास कौन सा ऐसा जनाधार है, आपने बक्सर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने कौन ऐसा कार्य किया है कि आपको जनता विधायक के रूप में चुने? निर्मल कुशवाहा का घर हुआ चकरहस और 1990 से मैं बक्सर के धरती पर पैदल घूमा और आम लोगों के बीच में मिला, और कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा, चाहे वो अपहरण, हत्या, बलात्कार, किसान का सवाल हो, जिस सवाल पर हम लोगों ने बक्सर के धरती पर संघर्ष न किया हो, शायद कोई ऐसा मुद्दा ना हो जिस पर हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया हो। इस संघर्ष के बदौलत, जो संघर्ष हमने 30 वर्ष तक लगातार बक्सर के धरती पर किया है, उस संघर्ष के बदौलत हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह करके कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मुझे आप हम पर भरोसा कीजिए और अपने पार्टी का सिंबल हमको दीजिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम पर भरोसा किया और सिंबल दिया, और उसी मुद्दे पर हम आम लोगों के बीच में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। एक प्रश्न और कि जैसे कि हमारे बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, सारी की सारी पार्टियां जो है जनता के हित की ही बात करती है, जनता के विकास की ही बात करती है, बिहार के विकास की ही बात करती है। तो क्या यह उचित नहीं होता है कि सभी पार्टियां एक समन्वय समिति बना के एक ही किसी व्यक्ति को चिन्हित करती, चूँकि सबका तो उद्देश्य है जनता के विकास, बिहार का विकास, तो क्या ये उचित नहीं था कि ऐसा होता? जी नहीं, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति पर पूरे पार्टी हो या पूरी जनता भरोसा कर ले तो ये लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। लोकतंत्र की बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारत के संविधान के निर्माण की रचना कर रहे थे, उसी समय लोकतंत्र की व्यवस्था कायम हुई कि 5 साल पर लोकतंत्र के माध्यम से ही यह सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। यह जनता के हाथ में यह अधिकार इसलिए दिया गया है कि जनता जब चुनाव जिता करके किसी की सरकार बनाती है और वो सरकार 5 साल पर सरकार के जनता के वादे पर या जनता के मुद्दे पर जब खड़ा नहीं उतरती है तो पुनः जनता हटा देती है। तो ये तो जनता का अधिकार है। ये आप और हम कैसे तय कर सकते हैं कि एक सारे पार्टी पॉलिटिकल या सारा जनता मिलकर के किसी एक आदमी को ये अधिकार दे दे कि आप ही सब कुछ हैं? जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था। मेरा प्रश्न ये था कि जितने सारे हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, पूरे बिहार स्तर पर सबका उद्देश्य तो एक ही है, जनता के विकास और बिहार के विकास। सब लोग एक ही जब चीज़ चाह रहा है तो एक ही साथ मिलकर एक ही व्यक्ति को निर्विरोध रूप से ही चुन देता है ताकि बिहार के विकास होता। इतने सारे खर्चे जो पड़ रहे हैं बिहार के अंदर, प्रत्येक प्रत्याशी अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से खर्च कर रहा है, खर्च भी बच जाता, सरकार की संपत्ति तो बच ही जाती। तो मेरा कहना यही था, मेरा प्रश्न यही था कि सारे पार्टी के लोग एकमत होकर समन्वय समिति बनाकर किसी एक व्यक्ति को क्यों नहीं चुन पाते हैं, मैं ये कह रहा था। तो ये कैसे होगा लोकतंत्र में? इसको लोकतंत्र नहीं न कहेंगे तो इसको राजतंत्र कहेंगे। जी नहीं, ये राजतंत्र के अंतर्गत नहीं आया। मेरा उद्देश्य क्या था, मैं पुनः समझा दूं कि मेरा उद्देश्य इतना ही था, सबको जनता के विकास चाहिए। जो आज आप बात हमसे सवाल कर रहे हैं, चूँकि बिहार का ये 18वां या 17वां विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जनता से चुनी हुई सरकार जब सरकार में जाती है और जनता के मुद्दा पर वो अपने आप को खड़ा नहीं उतरते, तब जनता उसके विरोध में जाती है। फिर समन्वय, पॉलिटिकल पार्टी को समन्वय बनाकर किसी एक व्यक्ति को चुनने के कहाँ सवाल है? यह चुनने का अधिकार तो जनता को संविधान दिया है। किसी व्यक्ति को कहाँ यह अधिकार दिया है या किसी संगठन को कहाँ यह अधिकार भारत के संविधान दे रहा है को किसी को चुन करके बैठा दे कि आप ही सरकार चलाइएगा? ये तो जनता का अधिकार भारत के संविधान देती है, और जनता अपने लिए सरकार चुनती है। चुनी हुई सरकार आज तक जनता के मुद्दे पर असफल रहा। जो छोड़िए बिहार भर की बात, बक्सर की जनता ने आज से कई प्रतिनिधियों को भेजा होगा
बराबर 5 साल पर एक प्रतिनिधि जाते हैं। कल भी एक प्रतिनिधि चुन करके बिहार विधानसभा में बक्सर से जाएंगे। लेकिन आप स्वतः आप सोचिए कि कल आज से 20-25 साल 50 साल पहले जो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ था कायम हुआ, ये बड़ा हब है बक्सर के लिए, आज भी वो मरण सैया पर पड़ा हुआ है। आज मरण सैया पर पड़ा हुआ है। अभी लॉकडाउन के माध्यम से पता चला बक्सर के लाखों लोग बाहर थे। अगर उस इंडस्ट्रियल एरिया के आज तक से सरकार या यहाँ प्रतिनिधि जो भी उस पर अगर पहल किया होता और उसका अगर विकास हुआ होता तो यहाँ की बेरोजगारी दूर हो गई होती। यहाँ के जो मजदूर भाई जाकर के दिल्ली में और कलकत्ता और बम्बे में जो पैदल चल करके बिहार आए, उनको नहीं जाना पड़ता। तो इस तरह की बात कहाँ हुई है आज तक तो नहीं हुआ। यहाँ एक बिहार बक्सर खास करके पर्यटन स्थल है या ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। लेकिन आज तक के जो प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जीत करके गए, कभी सोचे कि बिहार बक्सर को पौराणिक स्थल पर्यटन के सवाल पर खड़ा कर करके एक विकसित बक्सर बनाया जाए जिसका मानचित्र पूरे भारत में हो, और भारत में जो मानचित्र आता है वो पूरे नेशनल इंटरनेशनल फिगर बनता है। तो कहाँ आज तक से कोई प्रतिनिधि इस तरह का काम किया। ये पूरे बक्सर ज़िला में आप एक मृदुभाषी के रूप में आप जाने जाते हैं, सभी लोग आपको प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आप अपने जीत को लेकर कितना आशान्वित हैं? मैं अभी जो जिस रूप से मैंने संघर्ष किया और जिस गठबंधन के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ, अभी जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये गठबंधन बना है। बहन मायावती, ओवैसी साहब, ओम प्रकाश राजभर साहब, ये सारे लोगों ने यह मिल करके इस गठबंधन को बनाया और यह भी घोषणा किया। सबसे पहले बहन मायावती ने घोषणा किया कि अगर बिहार में इस गठबंधन की सरकार बनती है तो उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम होंगे। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा एक बिहार में ऐसे चेहरा बन चुके हैं, बिहार की जनता यह बात को मानती है, स्वीकार करती है। चूँकि हम लोग कल तक जनता में जब घूमते थे चुनाव से पहले, तो जनता का एक डिमांड था कि यदि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के परिवार से अलग कोई चेहरा अलग आए, उस अलग चेहरा में लोग नाम लगा करके बताते थे कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा सबसे बेहतर चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, शांत स्वभाव के हैं और उनके नेतृत्व में बिहार चले तो सबसे बेहतर होगा। यह जनता का डिमांड था। जिस डिमांड को यह गठबंधन ने पूरा किया। हम तो अपने आज उम्मीदवार इस गठबंधन के उम्मीदवार होने के नाते सबसे पहले बहन मायावती और ओवैसी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं बक्सर के धरती से कि उन्होंने इस कदम को समझा और इसमें एक कदम बढ़ करके इस गठबंधन को उन्होंने बनाया और उन लोगों ने इस गठबंधन के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसी पर हमको भरोसा है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का संघर्ष, चरित्र, कुशल नेतृत्व, बहन मायावती जी का समर्थन, ओवैसी साहब का समर्थन और ओम प्रकाश जी का समर्थन पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ से चुनाव मजबूती के साथ जीतूंगा और बिहार के प्रतिनिधित्व बक्सर का प्रतिनिधित्व बिहार के विधानसभा में करूंगा। जी, अभी पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसा लोगों का मानना है, थोड़ा सा मायावती जी से कुछ लोग रुष्ट हुआ है चूँकि मोदी जी से उनका बहुत सुंदर साठगांठ बन चुका है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसकी वजह से आपके वोट में कुछ कमी आएगी? नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि वो नेशनल फिगर, इंटरनेशनल सरकार जब बनती है, नेशनल कोई भी पार्टी का जब लीडर होता है तो पार्टी संघर्ष ज़मीन पर अलग करती है और सरकार में अलग करती है। जब नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा आता है तो मुद्दे पर सरकार के साथ सारे विपक्ष होता है। बहन मायावती भी इंटरनेशनल मुद्दे पर सरकार के साथ है, तो इसमें हमारे वोट से और उस तरह की कोई बात तो है नहीं। हम इंटरनेशनल मुद्दे पर आज भी भारत के सरकार के साथ हैं। कहाँ हम विरोधी? जी, बक्सर में कौन सा विकास बाकी है और आपका मुख्य विकास का जो एजेंडा जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहला विकास का मुद्दा होगा यहाँ के बक्सर के जनता, बक्सर के गरीब गुरबा भाई के लिए कि यहाँ के इंडस्ट्रियल को विकास करना पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता होगा कि भारत के 70 साल की आज़ादी के बाद कभी कोई इसके पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो मेरी सरकार बनती है, अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो इस मुद्दे को सबसे पहले 2 मुद्दा को मैं प्राथमिकता से रखूंगा। तीसरा मुद्दा आप जानते हैं कि मेरी पार्टी आज से 2.5-3 साल पहले से शिक्षा के सवाल पर संघर्ष कर रही है। तो शिक्षा तो हम लोगों के मतलब के मुद्दा में, चुनावी मुद्दा में आ चुका है कि शिक्षा रहे और शिक्षा से ही बेरोजगारी दूर होगी। मैं नहीं मानता। बड़े बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब, बुद्ध साहब ने भी इस बात को कहा है कि शिक्षित बनो। मोहम्मद साहब भी बोले हैं शिक्षित बनो। तो शिक्षा ही
गरीबी का जड़ है और उसी के रास्ते पर चलकर बाबा साहब के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अधूरे काम को पूरा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने जीवन में, जब भारत सरकार में मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा चुना शिक्षा। क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार की अभी, इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो प्राथमिकी शिक्षा व्यवस्था है, प्राइमरी है, हाई स्कूल है, इस शिक्षा व्यवस्था से गरीब का बेटा कभी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। और जब तक से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, उस गरीब परिवार का कोई गरीबी दूर नहीं कर सकता है। यह भारत के संविधान में यह अधिकार है शिक्षा। तो हमारी पार्टी उसको मुद्दा बनाया है और हम लोगों ने तो प्रयास किया, पटना की धरती पर संघर्ष कर करके प्रयास किया कि आगे विधानसभा का चुनाव में अन्य जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है बिहार के धरती पर, उस सारी पार्टियां शिक्षा को अपना मुद्दा बनाए कि जो सरकार बनेगी, उस सरकार कम से कम 70 साल के बाद जो नई सरकार 20 में बनने जा रही है, वो कम से कम अपने सरकार के एजेंडा में पहला प्राथमिकता शिक्षा को रखे। ये पर्यटन को लेकर भी आप चिंतित हैं कि नहीं? जी जी, एकदम निश्चित चिंतित हैं, क्योंकि बक्सर पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है और बड़े बड़े पौराणिक ऐतिहासिक घटनाओं के ध्यान में रखते हुए कि बक्सर को आज भारत के मानचित्र पर होना चाहिए, लेकिन बक्सर आज बक्सर में ही सिमट करके रह गया है। तो मेरे जैसा आदमी यह हमेशा प्रयास करेगा कि हमारा जो बक्सर भारत के मानचित्र आए, और भारत के मानचित्र पर बक्सर को लाने के लिए पर्यटन को आगे बढ़ाना ही होगा, तभी भारत के मानचित्र पर हम आए। आपके भी हृदय में इस बात का टीस होता होगा कि आपका बक्सर काफ़ी कमज़ोर हर दृष्टिकोण से है? जी निश्चित निश्चित। जी, 4.5 लाख शिक्षकों को लेकर जो समस्याएं जो है उसके संदर्भ में? जी, 4.5 लाख शिक्षकों के सवाल पर तो हम लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत पहले बयान दिया था कि सामान्य वेतन, सामान्य वर्ग, सामान्य वेतन। तो हम इस पर संघर्ष कर रहे हैं और मेरी सरकार अगर बनती है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में, तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा घूम घूम करके कहते हैं कि पहला प्राथमिकता होगा शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था। आइए अब जानते हैं एक